हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांतपुरी और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ग्रेविटेशन। ओके, जो क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। देखते कैसे होता है यार। ग्रेविटेशन होता क्या है पहले वो तो समझे। ओके, पता तुम लोग को कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। यार अट्रैक्ट करता है ये कैसे होता है सर? कहाँ अट्रैक्ट करता है हम लोग? ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब ग्रेविटेशन होता है। ओके, लाइक जैसे एक सन अर्थ है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, और दूसरा तुम हो, ठीक है, या हम है। ओके, तो बहुत एक मास बहुत बड़ा, एक मास बहुत छोटा। तो सर ये बताइए, क्या दो आदमी है उसके बीच में भी तो अट्रैक्शन होना चाहिए, उसके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए? हाँ होता है, लेकिन डेट इज नेग्लिजिबल। कैसे होता है आगे वो भी देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यानी एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, and that force is known as gravitational force. That force is known as GF लिख दिए, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मासेस है, एक m1 है और m2 है। न्यूटन भैया दिए थे कि एक m1 है और m2 है, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? r। m1 m2 क्या है? मासेस। तो ये देखिए जो फोर्स होता है उसके बीच में जो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो। क्या बोले? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम बाय कंबाइनिंग। ओके, 1 and 2। तो हम लोग ये लिखते हैं कि m1 m2 बाय r square. Okay, to remove the proportion we have to use the proportionality constant f is equal to g m1 m2 by r square। ये हुआ तुम्हारा क्या? ओके, फोर्स। ओके, हम लोग यूनिट्स ऑफ g समझते हैं। सर g कैसे लिखेंगे? g is equal to f into r square by m1 into m2। सर फॉर्मूला क्यों लिखा रहे हैं, यूनिट पढ़ा रहे हैं? अच्छा रुको रुको रुको, जी का यूनिट निकालना है ना। ये क्या होता है बताओ? न्यूटन, ठीक है, रेडियस है तो मीटर स्क्वायर बाय केजी इंटू केजी, कितना हुआ? केजी स्क्वायर। तो आज के बाद अगर यूनिट पूछा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अभी पहले एक चीज़ बता दें कि दो मास है। ओके, अगर सपोज F बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये g का जो वैल्यू होता है, ओके, वो g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा। ओके, ये -11 छोटा है या बड़ा? बहुत छोटा है यार। अब बोले थे हम कि दो मास अगर 1 kg हो तो ये कितना, अगर r रेडियस 1 मीटर हो डिस्टेंस बिटवीन देम, तो F बराबर g हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए दैट इज नेग्लिजिबल। ओके, आगे देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? सर अभी पढ़े थे क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते। उसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो होता है तुम्हारा क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब किसी को ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगा ना, तो नीचे कुछ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का अर्थ के कारण जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण, याद रखना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8। कैसे होता है सर? प्रूफ करके बताओ। करेंगे? ओके, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर जी लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कुछ टर्म्स यहाँ दिए हुए, ये सब दिया हुआ रहेगा। जी का वैल्यू तो जानते हैं, मास ऑफ अर्थ, मास और रेडियस ऑफ अर्थ दिया रहेगा, ठीक है। ओके, नहीं दिया रहेगा तो याद कर लो 6 4 24 या 24, ऐसे कुछ भी है। कैलकुलेशन ऑफ जी का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे सर? करके दिखाइए। ओके, ये कैसे आया 9.8, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। देखते हैं सर, F बराबर mg, एकदम सही है, निकाल लिए। एक और चीज़, F बराबर क्या होता है? G स्मॉल m, ओके, कैपिटल M जैसे मास ऑफ अर्थ, लाइक दैट। इक्वेशन 2, यहाँ तक कोई दिक्कत?
क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2, इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2 हम लोग ये लिखते हैं mg इक्वल टू जी mm बाय आर स्क्वायर, m खत्म, ओके, या लिख देना फ्रॉम m1 and 2। इसका मतलब स्मॉल g बराबर क्या आया, g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सर बताइए आगे करना है, g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन निकालना है ना, चलो कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ g, स्मॉल g है, कैपिटल G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और ये क्या होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, तो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को पता चला कि g का वैल्यू कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट लिखे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद ओके, कहीं 10 भी लेता है कोई दिक्कत नहीं, ओके, अपने हिसाब से लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बोलते हैं क्वेश्चन 1 सेकंड में बनेगा, कैसे देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। मास कितना दिया हुआ है, सिर्फ मास है, स्मॉल m 1 kg। सर फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है m इंटू जी, जी का वैल्यू जानते हैं, अभी तुरंत निकाले हैं, पगला है अभी तुरंत, 0.8 न्यूटन निकल गया ना। अब आगे देखते हैं। सो आज का लास्ट टॉपिक केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ समझते हैं। ओके, एक देखो अंडा, ओके, जैसे वो क्या होता है, ओवल होता है, एलिप्टिकल होता है, थोड़ा एलिप्स होता है। इसके एलिप्स से हम लोग जानते हैं कि 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। नहीं जानते तो जान जाओ, फोकस 2 होते हैं। तो फोकस का प्लूरल होता है फोकी बोलते हैं, ठीक है, चलो फोकी बोलते हैं। एक बात याद रखो, एलिप्स फोकी। तो उसी तरह केपलर बताया कि जो प्लैनेट मूव करते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ऐसे चारों तरफ, और सन उसके एक फोकी पे है, दूसरा फोकी पे कुछ नहीं है, एक फोकी पे। ये है फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ पढ़ लो। ओके, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड अ सन, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट, ओके, द सन एट वन ऑफ इट्स 2 फोकी, ओके, Hence the planets move in elliptical orbits around the sun with the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit। ये सेकेंड लॉ क्या है, यही फर्स्ट लॉ था, खत्म। ओके, सो सेकेंड लॉ क्या है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, D है। सर प्लैनेट बहुत है क्या, नहीं यार, A to B गया है, C to D गया है। सर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो क्या एरिया सेम होगा। ओके, हाँ, क्यों भैया, क्योंकि जब प्लैनेट घूमता है ना तो यहाँ से बहुत तेज जाता है, जो सन के नज़दीक है बहुत तेज जाता है, और जो सन से दूर है बहुत स्लो जाता है। इससे देखो ठीक है। ओके, सो क्या बोले कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही लिखा हुआ है कि ईच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स, झाड़ू मारना, स्वीप झाड़ मारता है ना, स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, अब आगे देखते हैं लास्ट थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या बताया कि जो मीन डिस्टेंस है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, ये होता है। ओके, तो r³ बाई टी स्क्वायर, कोई कांस्टेंट देंगे तो ये होता है कांस्टेंट, ये याद रखना है। ओके, केपलर गिव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बट ही कुड नॉट गिव द थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो कौन दिया था सर, ठीक है, इतना झमेला कर दिया, न्यूटन्स किया था, न्यूटन, यहाँ भी आ गए न्यूटन जी, ठीक है। केपलर का थर्ड लॉ का हेल्प से वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स को बताया था। ओके, हम लोग आगे और देखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दिया है, फॉलो करें, कुछ ही पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।